देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे, जहां पर अचानक से कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को तुरंत 24 घंटे के अंदर दिल्ली तरफ किया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या अमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है कांग्रेस पार्टी और संगठन का है मामला, या सड़कों पर उतरने की है बात, या फिर होने जा रहा है राजनीतिक तौर पर देश के अंदर बड़ा बदलाव। बताएंगे डिटेल में क्या अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी के अंदर विलय को लेकर चर्चा तो चल ही रही थी दोस्तों, लेकिन एक और पार्टी के चर्चा में आने के बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया है। बताएंगे कौन सी एक और बड़ी पार्टी है दोस्तों जिसके दर्जनों सांसद है और कांग्रेस पार्टी में विलय को लेकर तैयारी कर रही है दोस्तों। डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारे हैं अपने दिग्गज नेता दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अभिषेक मनु सिंघवी के साथ साथ विवेक तनखा और सलमान खुर्शीद दिखाई देने वाले हैं, यानी पूरी ताकत के साथ पहुंच रही है कांग्रेस पार्टी कोर्ट दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर सारे बड़े दिग्गज नेता, चाहे महासचिव हो, प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष को बुलाना, यह साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की कोई नॉर्मल बैठक नहीं बल्कि अचानक इमरजेंसी बैठक हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देश के अंदर लगातार राजनीतिक घटनाक्रम में जबरदस्त तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। जहां पर एक और ममता बनर्जी अचानक से सोनिया गांधी से कई घंटे मुलाकात करने के लिए पहुंची दोस्तों। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने भी 3.5 घंटे राहुल गांधी से मुलाकात की और उससे पहले इंडिया गठबंधन की अचानक से बैठक बुलाई गई दोस्तों, और इस बैठक में 25 से ज्यादा पार्टियां शामिल हुई। इसके बाद थालापति विजय भी बीते दिन राहुल गांधी और परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव को लेकर नामांकन खारिज किए जाने और सुप्रीम कोर्ट में टीम उतारने के मामले को लेकर अब सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आती है। अचानक से कांग्रेस पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से एक आदेश जारी किया जाता है दोस्तों। उन्होंने बीते दिन आदेश जारी करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि 11 तारीख को, यानी केवल 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर सारे महासचिव, प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष दिल्ली पहुंच जाए और दिल्ली के अंदर इंदिरा भवन के अंदर नजर आने चाहिए दोस्तों। यानी आज शाम को अचानक से सबको दिल्ली तलब कर लिया गया है दोस्तों, वो भी केवल 24 घंटे के अंदर इंदिरा भवन में आने, कांग्रेस कार्यालय में आने का आदेश जारी कर दिया गया है। केसी वेणुगोपाल ने इसकी घोषणा की है दोस्तों, और केसी वेणुगोपाल ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसमें लिखा है कि राजनीतिक घटनाक्रम जो देश के अंदर बदलता जा रहा है उसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है दोस्तों। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट नहीं किया कि बैठक क्यों बुलाई गई है दोस्तों, लेकिन अचानक से बुलाई गई बैठक साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की रेगुलर संगठन के बैठकों जैसी नहीं है दोस्तों, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी कम से कम 15 दिन का रोड मैप तैयार करती है। ये अचानक से 24 घंटे के भीतर सबको तलब करने का पूरा मामला है दोस्तों। ऐसे में इस बात की संभावना लगभग ना के बराबर है कि संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अचानक से इमरजेंसी बैठक बुलाई है दोस्तों। दूसरा यह है कि देश के राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा, यानी जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी में विलय को लेकर चर्चा हो रही है दोस्तों, और एनसीपी एसपी के कांग्रेस पार्टी में आने को लेकर चर्चा हो रही है, और महासचिव के पोस्ट कुछ लोगों को दिए जाने की चर्चा हो रही है। ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि सारे प्रदेश अध्यक्ष, महासचिवों और प्रभारियों को बुलाया गया है, ताकि इन सबसे आने वाले दिनों के अंदर जो पार्टी के अंदर विलय होगा उसमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, इस पर चर्चा हो जाएगी दोस्तों, और इस बात की संभावना काफी ज्यादा है दोस्तों। तीसरी ये बात हो सकती है कि इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान 450 सीटों को चिन्हित किया गया है, जहां पर इंडिया गठबंधन को मिलकर चुनाव लड़ना है और बिल्कुल डंके की चोट पर एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है। और इन 450 सीटों को चिन्हित करके इन सबको बैठक के दौरान बता दिया जाएगा कि उनको क्षेत्र के अंदर कैसे कैसे काम करना है, कौन सी सीट किसके पक्ष में जा सकती है। क्या कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव को लेकर 450 सीटों का पूरा खाका तैयार करना चाहती है दोस्तों, इसीलिए अचानक से बुलाया गया है। हालांकि इसकी संभावना कम इसलिए है दोस्तों क्योंकि 450 सीटों को लेकर अगर पार्टी के सारे नेताओं को बुलाया जाना था, चर्चा होने वाली होगी, अगर मान लीजिए तो थोड़ा टाइम दिया गया होता, लेकिन यहाँ पर बिना टाइम के बुलाया गया, अचानक से बुलाया गया। चौथी ये बात है कि कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के मामले को लेकर बीजेपी को घेरते हुए पूरे प्रदेश भर के साथ साथ देश भर के अंदर भी देशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी चल रही हो दोस्तों। बिल्कुल इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने के लिए सारे प्रभारी मंत्रियों को इकट्ठा करके देश के हर कोने में एक साथ लड़ाई के लिए दंगल में मैदान में उतरने जा रही हो दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की अचानक बुलाई गई इस बैठक में आज शाम तक हो जाएगा खुलासा कि आखिर ये बैठक क्यों बुलाई गई है दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी का संघर्ष लगातार जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी एसपी के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर, विलय होने को लेकर चर्चाएं एकदम आसमान में चल रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर रोहित पवार ने बयान देकर राजनीतिक आग लगाई है दोस्तों। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और एनसीपी के सुप्रीमो दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनकी पार्टी का विलय कराया जाए, यानी एनसीपी एसपी के नेता रोहित पवार इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एनसीपी एसपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों के अंदर इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि पार्टी का विलय करवाया जाए कांग्रेस पार्टी के अंदर दोस्तों। यानी रोहित पवार जो आने वाले दिनों के अंदर सबसे बड़े नेता साबित होंगे एनसीपी एसपी के, क्योंकि शरद पवार सक्रिय राजनीति से धीरे करके हटते चले जा रहे हैं दोस्तों, और सुप्रिया सुले भी जिस तरीके का बर्ताव कर रही है, कहीं ना कहीं उनके साथ पार्टी के लोग एक साथ इकट्ठे खड़े दिखाई देते नहीं है। इसीलिए
इसीलिए रोहित पवार कहीं ना कहीं पार्टी का एकमात्र चेहरा है दोस्तों। ऐसे में एनसीपी एसपी के कांग्रेस पार्टी में विलय को लेकर चल रही चर्चाओं पर कुल मिलाकर पार्टी के सबसे बड़े नेता का बयान सामने आ गया है दोस्तों। ऐसे में रोहित पवार का यह कहना है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, विलय कराने को लेकर जल्द इसे लेकर ऐलान किया जा सकता है। कुल मिलाकर 2029 का चुनाव कांग्रेस पार्टी पुराने रूप में लड़ने जा रही है दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी जिसके अंदर टीएमसी वापस से जुड़ गई हो, जिसमें एनसीपी एसपी वापस से जुड़ गई हो और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर वापस से जुड़ गई हो दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अब पुरानी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का होगा मुकाबला, तो अपनी राय जरूर लिखकर बता के चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यानी राज्यसभा के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया जाना एक बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों। और ऐसा इसलिए नहीं बोला जा रहा है क्योंकि विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई की गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके पीछे वास्तविकता है दोस्तों। आपको बता दें कि झारखंड और मध्य प्रदेश दोनों जगह मामला सामने आता है फॉर्म 26 से जुड़ा हुआ, लेकिन जब बात आती है झारखंड की तो फॉर्म 26 में अनियमितता का जो आरोप लगाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी को एक दिन का टाइम दिया जाता है कि वो जवाब दे, यानी सवालों का जवाब दे और कुछ बदलाव करने हैं तो बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन मामला मध्य प्रदेश के अंदर एकदम उल्टा रहा दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नामांकन पर आपत्ति जताते हुए भाजपा वालों ने दावा किया कि एक क्राइम का रिकॉर्ड उन्होंने लिखा नहीं है, यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाने की कोशिश की गई है, आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर झारखंड की तरह कोई टाइम नहीं दिया गया दोस्तों। आरओ ने बोला कि आपने छुपाया है, आपने गलती की है तो आपका नामांकन पत्र ही रद्द कर देते हैं। यानी दोस्तों आरओ झारखंड के अंदर अलग तरीके का बर्ताव करता है और मध्य प्रदेश के अंदर अलग तरीके का बर्ताव करता है। और देखने को यह मिलता है दोस्तों कि चुनाव के एक ही नियम को दो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, यानी अपने अपने हिसाब से आरओ ये तय कर रहे हैं कि किसका नामांकन पत्र रहेगा और किसका जाएगा। यानी झारखंड के अंदर तो बीजेपी समर्थित व्यक्ति है तो उसके नामांकन पत्र में कोई खारिज करने जैसा ऐलान नहीं किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर किया गया दोस्तों। इस बात को लेकर चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था दोस्तों, लेकिन वहां से कुछ भी आदेश सामने नहीं आने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ में आज कोर्ट पहुंच रही है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 वरिष्ठ वकीलों की टीम मैदान में उतारने का फैसला लिया है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है दोस्तों, वो मैदान में उतर रहे हैं। उनके साथ में विवेक तनखा और सलमान खुर्शीद भी मौजूद रहेंगे। यानी तीनों वरिष्ठ वकील एक साथ कांग्रेस पार्टी की नेत्री मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द को लेकर कोर्ट में पहुंच रहे हैं ताकि कोर्ट से इस आदेश के ऊपर स्टे लगाया जाए दोस्तों। जब भी ये तीनों वकील कांग्रेस पार्टी के एक साथ किसी मुद्दे पर दिखाई दिए हैं, इन्होंने फैसला कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करवाया है दोस्तों। और जिस तरीके से झारखंड का मामला था और जिस तरीके से मध्य प्रदेश का मामला था और दोनों मामले एक जैसे थे और दोनों पर अलग अलग तरीके का व्यवहार किया गया, तो इसे बड़ा कोई ग्राउंड नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामले को रखा जाए। कोर्ट इस मामले पर कहीं ना कहीं आगे आदेश जरूर जारी करेगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि मीनाक्षी नटराजन चुनाव जरूर लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी के सारे विधायकों को कांग्रेस ने इसीलिए कर्नाटका में शिफ्ट किया है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आज कोर्ट में क्या क्या बोलने जा रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी दोस्तों। इसको लेकर उन्होंने एक झलक दी है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट कंप्लेन दर्ज कराया गया था मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ, लेकिन बड़ी बात यह है कि मीनाक्षी नटराजन को इसके लिए नोटिस जारी किया गया, उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई और किसी अदालत ने संज्ञान नहीं लिया। अगर कोई अदालत संज्ञान नहीं लेता तो फिर ये कैसे एक आपराधिक मामला बन सकता है। यानी वरिष्ठ वकील इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई किसी के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेन दे दे तो वो आपराधिक शिकायत नहीं हो जाती कि जिसको नामांकन में दिखाना जरूरी होता है। ऐसे में दोस्तों इन सारे जवाबों को देना पड़ेगा चुनाव आयोग के वकीलों को कोर्ट के अंदर, और कांग्रेस पार्टी का कोर्ट का संघर्ष भी शुरू हो चुका है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु के अंदर पूरी तरीके से बर्बाद करने की नीति पर काम कर रहे हैं के अन्नामलई दोस्तों। जैसे ही के अन्नामलई ने भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग किया दोस्तों, वैसे ही के अन्नामलई के समर्थन में भाजपाइयों की पलटी मारने का दौर लगातार तमिलनाडु के अंदर जारी है दोस्तों। यानी बीजेपी का बचा कुचा संगठन भी तमिलनाडु के अंदर पूरी तरीके से मिट्टी में धंसता चला जा रहा है दोस्तों। अब जो अपडेट है वो ये कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश सचिव अमर प्रसाद रेड्डी ने अपनी पार्टी से यानी भारतीय जनता पार्टी से 13 साल पुराना संबंध तोड़ते हुए, रिश्ता तोड़ते हुए तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और अमर प्रसाद रेड्डी ने 2013 में एक युवा के रूप में बीजेपी से जुड़ने का फैसला लिया था दोस्तों, और 13 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए हैं। तो ऐसी और भी कहानियां हैं जहां पर पलटियां लगातार चल रही है दोस्तों, और इस्तीफे धड़ाधड़ होते चले जा रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। और कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अन्नामलई के बीच में लगातार तलवारें खींची हुई है दोस्तों कि अन्नामलई को जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, वो ज्यादातर भाजपाई है। तो तमिलनाडु की जनता को क्लियर कट मैसेज है कि अन्नामलई आज भी बीजेपी के साथ खड़े हैं और भाजपा वाले अन्नामलई के साथ में खड़े हैं, और जिस पार्टी के अंदर इस तरीके का व्यवहार हो तो वो पार्टी कभी कुछ तरक्की नहीं कर सकती। इसीलिए ये अन्नामलई खुद तो बर्बाद होंगे ही, तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का बचा कुचा भी समर्थन वापस लेकर चले गए हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की एक था बीजेपी स्टोरी लगने जा रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर
पश्चिम बंगाल के कुछ नेताओं को लेकर डंके की चोट पर बोला जा सकता था कि वो ममता बनर्जी को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे दोस्तों, लेकिन ऐसा जिन लोगों के बारे में बोला जा सकता था वे सारे के सारे लोग पलटी मार गए हैं। जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों की लिस्ट में सायोनी घोष का नाम भी है और यूसुफ पठान का भी नाम है दोस्तों। ऐसे में सायोनी घोष को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि वो कभी तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाएंगी और प्रेस मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने चुनाव के दौरान भी कहा था कि वो कभी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी से अलग नहीं जाएंगे और ममता बनर्जी के साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़ी रहेंगी दोस्तों। लेकिन अब जो अपडेट सामने आ रही है वो ये कि सायोनी घोष से भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव ने बीते शाम को मुलाकात की है दोस्तों और वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने तो जा ही रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकती है सायोनी घोष दोस्तों। यानी जिस सायोनी घोष के खिलाफ बीजेपी वाले उल्टा सीधा बयान दे रहे थे चुनाव के दौरान दोस्तों और उल्टी सीधी बातें बोलते हुए कह रहे थे कि इनको कभी पार्टी में मत लेना, आज उसी सायोनी घोष को बीजेपी के लोग डिफेंड करने के लिए यानी बीच बचाव करने के लिए मैदान में कूद रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सब के सब भाजपा वाले दो नाव पर सवार रहते हैं दोस्तों, यानी जिसकी जितनी आलोचना करते हैं उसके बीजेपी में आने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है और जिस व्यक्ति को लेकर सबसे ज्यादा घृणा फैलाते हैं बाद में उसी व्यक्ति के लिए कसीदे पढ़ने पड़ते हैं दोस्तों। यानी भाजपाई समर्थक होना अपने आप में देश में या पूरी दुनिया में सबसे कठिन काम है दोस्तों। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कल तक जिसकी आलोचना करो, जिसको गालियां दो, बाद में पता चलता है कि वो तुम्हारी पार्टी का ही मेंबर बन गया है और यही हालात भारतीय जनता पार्टी में चलते जा रहे हैं। और सायोनी घोष का वो पुराना बयान काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है दोस्तों, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि मैं सायोनी घोष हूँ, राघव चड्ढा नहीं हूँ जो चड्डी बन जाऊं। उस समय उन्होंने ये बयान देकर विवाद खड़ा किया था दोस्तों, लेकिन उस समय राघव चड्ढा पलटी मार रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे, तो सायोनी घोष कह रही थी कि मैं कोई ऐसी वैसी नेत्री नहीं हूँ जो तुरंत पलटी मार दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है दोस्तों की सायोनी घोष भी पलटी मार चुकी है। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से भाजपा के लोगों को एक तरीके से आईना दिखाने वाली बात है दोस्तों की बीजेपी के नेता मोदी और शाह भाजपा के कार्यकर्ताओं की कोई चिंता नहीं करते, उनका जिसको मन करता है उसको पार्टी में लाने के लिए आगे आ जाते हैं दोस्तों। कार्यकर्ताओं के सेंटीमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर मोदी और शाह का कब्जा हो चुका है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपाइयों को थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए और सायोनी घोष का बीजेपी में आने का विरोध करना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी 22 जून को फैजाबाद के अंदर एक विशाल रैली आयोजित करने जा रही है दोस्तों, जिसमें बसपा के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। और 23 जून को अंबेडकर नगर अकबरपुर के अंदर विधानसभा सीट पर भी विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा दोस्तों। इस रैली के माध्यम से बसपा के शासन काल में हुए जन कल्याणकारी कार्यों और योजनाओं के साथ बहुजन महापुरुषों के विचारों के लिए काम को जनता के बीच में पहुंचाने का फैसला लिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों मायावती अचानक से टाइम से पहले एक्टिव हो रही है दोस्तों। इसका मतलब आने वाले दिनों के अंदर अगर बहन जी इसी तरीके से रैलियां करती चली गई तो कहीं ना कहीं देश भर के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा कार्यकर्ताओं के भाग्य बदलेंगे दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी को लग रहा होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरीके से खत्म करके बच गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की वापसी पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार के गठन के बाद प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शुभांकर सरकार के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता के लोक भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल RN रवि से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और राज्य और देश की जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा गया दोस्तों। कोलकाता में बुलडोजर नीति का कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर विरोध कर रही है, बाकी तृणमूल कांग्रेस विरोध नहीं कर पा रही है क्योंकि टीएमसी के जितने भी नेता हैं दोस्तों वे या तो पलटी मार रहे हैं या फिर भाजपाई वाले उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं दोस्तों। दुर्व्यवहार तो कांग्रेस पार्टी के साथ में भी हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो उसके पास एकदम इंस्ट्रक्शन क्लियर है कि कैसे आगे बढ़ना है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा की एक सीट चोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी का पूरा प्रदेश का संगठन मैदान में कूदा दोस्तों। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से पार्टी के प्रभारी हरीश चौधरी मौजूद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पार्टी के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ साथ CWC के सदस्य कमलेश्वर पटेल और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष अरुण यादव जी के साथ साथ राज्यसभा के सांसद अशोक सिंह और राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त के साथ साथ सांसद श्रीमती संजना जाटव के साथ साथ श्रीमती उषा नायडू भी मौजूद रही दोस्तों और राष्ट्रीय सचिव श्री रणविजय सिंह लोचन भी मौजूद रहे और पूर्व मंत्री गण भी साथ में मौजूद थे दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी डटकर मुकाबला करते हुए एकजुट होकर अपनी स्थिति को दर्ज करवा रही है, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया दोस्तों, उसके नामांकन को रद्द कर दिया गया। अब इसके इंतजार में बैठे हुए हैं कि कोर्ट से आखिरकार क्या फैसला आता है दोस्तों, लेकिन आंदोलन अनशन लगातार जारी है। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
एक नागरिक समूह ने बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन को एक पत्र लिखा है दोस्तों। इस पत्र में सत्तारूढ़ पार्टी के एक महिला नेत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है दोस्तों। समूह ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और नेत्री ने यानी नाजिया खान ने मुस्लिम समाज के प्रति हिंसा भड़काने, नफरत भड़काने वाला बयान दिया है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, यानी अनुशासनहीनता वाली कार्रवाई होनी चाहिए। नागरिक संगठन सिटीजन फॉर फ्रेटर्निटी भारत ने नाजिया इलाही खान की ओर से कथित तौर पर कई बार दिए गए भड़काऊ बयान का जिक्र करते हुए बीजेपी से नितिन नवीन को पत्र लिखते हुए कार्रवाई की मांग की गई है दोस्तों। संगठन का कहना है कि नाजिया इलाही खान खुद को सार्वजनिक रूप से बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा की पदाधिकारी पेश करती है और भाजपा सूत्रों के अनुसार वो पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्य नहीं है। सिटीजन फॉर फ्रेटर्निटी की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं दोस्तों। क्या नाजिया इलाही के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, एक बड़ा सवाल है। इसकी उम्मीद काफी कम है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करेगी दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी के कहने के बिना ही इस तरीके के बयान तो दिए नहीं गए होंगे और कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो बीजेपी का हाथ गिरफ्त के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ मनोज यादव जनरल सेक्रेटरी फॉरवर्ड सीमंस यूनियन ऑफ इंडिया यानी FSUI ने दावा किया है। उन्होंने बताया है कि 2 भारतीयों की मौत हुई है अमेरिका के हमले में, यानी दोस्तों एक टैंकर ओमान की खाड़ी में मौजूद था दोस्तों। इसमें लगभग 23 भारतीय थे, जिसमें से 21 को रेस्क्यू कर लिया गया है और 2 लोगों की मौत बताई जा रही है और ये लोग भारतीय हैं। इसके बाद दोस्तों बीजेपी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि अमेरिका ने एक जहाज पर हमला करके जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय थे वहां पर भारत के जनता को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बीजेपी ने अमेरिका के राजदूत को तलब जरूर किया है दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 भारतीय नागरिकों की हत्या करने पर अमेरिका को खड़ी खोटी नहीं सुनानी चाहिए थी दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर नरेंद्र मोदी बीते दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा मोदी की तारीफ किए जाने पर अपना जवाब दे रहे हैं दोस्तों। यानी अचानक से दोनों नेताओं के बीच में तारीफ चल रही है और तारीफ के जवाब में प्रतिक्रिया दी जा रही है। यानी दोस्तों आम जनता की लड़ाई सरकार क्या लड़ेगी जब वो खुद ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में बधाई देने और शुभकामनाएं लेने इस तरीके का खेल खेल रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जनता आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया है दोस्तों। पार्टी ने कहा कि दिल्ली में हुए 1 दिवसीय प्रदर्शन के बाद अब आंदोलन को देश के अलग अलग शहरों के अंदर ले जाया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि एग्जाम सिस्टम में लगातार सामने आ रही गड़बड़ी शिक्षा मंत्रालय की ये जिम्मेदारी बनती है। CJM ने यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को 20 जून तक दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना करने की चेतावनी भी दी है दोस्तों। पार्टी का कहना है कि नीट UG पेपर लीक और 12वीं कक्षा के छात्रों के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के मामले को लेकर शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा यानी धर्मेंद्र प्रधान को अपना पोस्ट से इस्तीफा दे देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को अपने पोस्ट पर रहने का अब बिल्कुल भी नैतिक आधार नहीं बचा है, उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ साथ दोस्तों भगवान राम के नाम पर आया पैसा कहां गया, अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल उठाया है दोस्तों। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि में चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी के आरोप को लेकर सरकार पर अपना हल्ला बोला है दोस्तों और उन्होंने मांग को तेज करते हुए शिकायतों को लेकर एक बड़ा दावा किया दोस्तों, जहां पर प्राथमिकी दर्ज करने पर चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि भगवान राम से जुड़े पवित्र कार्यों के अंदर दिए गए दान दक्षिणा के चढ़ावे की चोरी होगी, उसके दुरुपयोग किए जाएंगे तो फिर शिकायतें काफी गंभीर है। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए कहा कि चढ़ावा चोरी कांड को लेकर कई सवाल अनुत्तरित रह गए हैं, यानी जिनका जवाब अभी तक नहीं आया है और मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। ट्रस्टी क्या कहना चाहते हैं इसका जवाब सामने आना चाहिए और यह किसी को समझ नहीं आ रहा है। हेरा फेरी में संलिप्त लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर अखबारों, टीवी चैनलों और मीडिया पोर्टल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले पुलिस ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा और बाद में किसी दबाव में आकर खंडन जारी किया गया। जनता के आक्रोश को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता असहज ही हो गए। बीजेपी के संगी साथी इस मामले में दूरी बनाने की हमेशा की तरह कोशिश कर रहे हैं और भूमिगत होने का प्रयास कर रहे हैं, यानी अंडरग्राउंड हो रहे हैं, क्योंकि सवाल इनसे पूछे जा रहे तो जवाब इनके पास है नहीं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले 2027 के चुनाव में अयोध्या के अंदर अब ये चोरी के मामले पर भी फंसने जा रहे हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा निशाना साधा दोस्तों। सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति बिहार की खराब हो गई है। बिहार की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए सरकार की नीतियों पर कटाक्ष किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया नेटवर्क साइट पर लिखा कि बिहार का वित्तीय संकट इतना गंभीर हो गया है कि बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई 2026 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए बिहार आकस्मिक नीति 3,662 करोड़ रुपए निकालने की स्वीकृति प्रदान की
है और आकस्मिक निधि का उपयोग सरकार द्वारा किसी अप्रत्याशित संकट और प्राकृतिक आपदा या वित्तीय विपत्ति के समय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तेजस्वी यादव ने दावा किया और कहा कि जिस प्रदेश के अंदर अब पेंशन देने के लिए आकस्मिक निधि का उपयोग होने लगे तो समझ जाइए कि हालात कितने खराब और खतरनाक हो गए हैं। 6 महीने से हम निरंतर कह रहे हैं कि सर्वविदित भी है कि 4-5 महीने से बिहार के कर्मचारी के वेतन और पेंशन संबंधित भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी सरकार के द्वारा नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पैसे बांटे गए दोस्तों उसके बाद वित्तीय माली खराब बिहार की होनी तय थी। दोस्तों ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा दोस्तों, जहां पर दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। वो नेहरू से भी आगे निकल गए। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले भी थे और इंदिरा गांधी दूसरे नंबर पर लंबे कार्यकाल के लिए जानी जाती है। ऐसे में बीजेपी का ये दावा करना कि उनके नेता नंबर 1 हो गए हैं, ये अपने आप में हास्यास्पद बात है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जरा देश को यह भी याद दिलाइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके मंत्रिमंडल के उप प्रधानमंत्री थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसके मंत्रिमंडल के कानून मंत्री थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके मंत्रिमंडल के मंत्री थे और 12 वर्षों में मोदी सरकार ने केवल नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। 15 लाख रुपए देने का वादा किया गया, फ्लॉप हो गया। 2 करोड़ नौकरी हर साल फ्लॉप। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा फ्लॉप। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा फ्लॉप। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, बुलेट ट्रेन 2023 तक, स्मार्ट सिटी, हर घर जल, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत अभियान फेल, पीएम किसान उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, मुद्रा लोन, आसान व्यापार, विदेशी निवेश, जीएसटी, नोटबंदी, अग्निपथ, आवास योजना, शिक्षा नीति, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, महंगाई नियंत्रण, बेरोजगारी कम करना, एमएसएमई सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सब के सब भाजपा सरकार में धाराशाही हो गए हैं और बीजेपी के लोग 12 साल का अचीवमेंट गिनवा रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि इन सब मामलों पर भाजपा सरकार कहाँ है। दोस्तों आप लोग की क्या राय है लिखकर जो बताएगा। ज्यादा वीडियो को शेयर किया। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।